रहीम मुख्तसर दौरे पर कराची आना हुआ है और बड़े अरसे के बाद तो यहाँ पर कुछ दोस्तों को कुछ सियासतदानों से मुलाकात है और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में उनसे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हर पाकिस्तानी को आज तशवीश है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो मैं अभी मकसद ये है कि इस वक्त सबको अपने से बालातर होकर और मुल्क और कौम के मफाद में सोचना चाहिए। कोई भी जो है वो अपनी नाक से आगे नहीं देख सक रहा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई नज़रिया नहीं है, अपने अपने मफादात की जंग लड़ने लगे हुए हैं। जबकि 22 करोड़ अवाम जो है उनको एक ट्रक की भर्ती के पीछे लगा दिया है और वो महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत में उलझ के रह गए। तो एक तो मैंने सारे जमातों से, मुझे किसी से कोई मुखालफत नहीं है, कोई गिला नहीं है, मेरी सिर्फ एक अपील है कि खुदारा इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाए, कोई मुल्क का नुकसान हो जाए, सब बैठकर मशवरे के साथ इस मुल्क को इस दलदल से निकालने की कोशिश करें। अच्छा सर, ये एक बात कर लूँ तो मुफादात की मैंने बताया इसलिए कि इस वक्त देखें मुल्क के ये हालात हो रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है। ये वो अफगानिस्तान है जिसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, एक जहाज़ लड़ा, उसमें फतह हुई और पाकिस्तान की जितनी कदर थी वहाँ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इतनी कदर थी। ख़ास तौर पर जनसौलक शहीद के लिए वहाँ पर जो है मोहब्बत और क़ीदत इतनी है, लेकिन आज वहीं से अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और वो बॉर्डर हमारा जो कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा होना था, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए। तो इसलिए ये जो अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं, अरबों रुपए के केसेस माफ़ करवाने, नैब को अपने महरूम मिल्लत बनाने और बिला वजह यानी इक़्तिदार से निपट के रहना। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी नहीं होगी, पाकिस्तान से हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी जो इक़्तिसादी हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं इस वक्त। मैं जब कहता हूँ कि भाई मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है तो लोगों को बड़ी तशवीश होती है, और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुल्क तकरीबन बैंकरप्ट हो चुका है। और अगर अभी भी होश के नाखून ना लिए और सिर्फ अपने केसेस को माफ़ करवाने के चक्कर में रहे, जो कि 11 अरब से ज़्यादा 16 अरब के करीब माफ़ करवा चुके हैं, और नैब को बंद करने के चक्कर में है, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये केसेस दोबारा खुलेंगे अगर होश के नाखून ना लिए। और कोई डिमांड नहीं है, डिमांड सिर्फ ये है कि जी इलेक्शंस करवा दें मुल्क के अंदर, ताकि एक स्टेबल हुकूमत आ सके, लोगों के मैंडेट के साथ आ सके। तो ये तो मौजूदा हुकूमत जो है ये रजीम चेंज के ज़रिए आई है। हर किसी को पता है कि ना इनके पास वोट है, ना इनके पास सपोर्ट है। तो इसलिए ये जितना जल्दी ऐलान कर देंगे उतना जल्दी मुल्क जो है इस दलदल से निकल आएगा। इसमें जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, सारे पॉलिटिकल हो जाए, सारे अदारे, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसमें सबको सियासत के अंदर पॉलिटिकल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा तो हमारी जुडिशरी का भी नुकसान है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी नुकसान है। तो मैं ये सबसे ये कहूँगा कि आप इलेक्शंस की डेट का ऐलान करें, एक मेज़ पे बैठें, पार्लियामेंट के अंदर बैठें, बाहर बैठें, और ये मामला तय करके जो आउटस्टैंडिंग है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है और दीगर मामला को तय करके मुल्क को इलेक्शन में ले जाएँ। 8 महीने रह गए, अभी थोड़े दिनों के बाद 7 महीने रह जाएंगे। तो अगर 1 महीना 2 महीने पीछे कर लेंगे कोई क़यामत नहीं आएगी, लेकिन मुल्क इस मुश्किल से निकल जाएगा। सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, बसीरत भी रखते हैं, क्या खान साहब ने जो बात की है असम्बलियाँ तोड़ देगा? तो मुझे नहीं पता असम्बलियाँ तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, मैं उसका तर्जुमान तो नहीं है, तो उनसे पूछें आप जाकर कि तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। लेकिन एक दफ़ा एक सियासतदान जब किसी चीज़ का ऐलान कर देता है उससे पीछे हटना कैमरे की तरफ देखिए, वो ना जमात के लिए बेहतर होता है, ना उनकी सियासत के लिए। अच्छा सर, अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें जो मौजूदा कोलिशन हुकूमत है वो कह रही है कि जी जो कुछ किया वो इमरान खान ने किया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो नज़र ही आ गया कि 8 महीने में क्या किया। तो कौम की आंखें बंद नहीं हैं। तो यहाँ पे इक़्तिसादी मामला जो थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी,
ٹیکسٹائل کے اندر نوکریاں اتنی تھیں کہ بندے نہیں مل رہے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں. پاکستان کی GDP گروتھ 6% سے زیادہ تھی، جو کہ پیک پہ ہوتی ہے کسی ملک کے. تو آج ہم مائنس میں جا رہے ہیں. ریٹنگ ہماری C کر دی گئی ہے موڈیز میں، جو کہ کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں. قرضہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اس وقت تو ساری چیزیں معاملات ٹھیک چل رہی ہیں. یہ اعجاز صاحب جو الیکشن مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب، اگر وہ سیاسی آدمی ہیں تو سیاسی حکومت سے مانگیں. وہ پھر ایک نئے آرمی چیف سے دوبارہ مطالبہ کیجیے. آپ الیکشن وہ تو نہیں دے گا. وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی پڑے گی. سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گی، نہ ان کو دینا چاہیے. انہوں نے کہہ دیا ہم یہ پولیٹیکل. جی آپ پاکستان کے معاملے میں ان کو مدافعت کرنی پڑے گی کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو. آپ سیاستدانوں کو آپس میں گفتگو کرنی پڑے گی. نہیں تو سیاستدان سے مانگے نا. سیاستدانوں سے مانگ رہے ہیں نا، اسمبلی کو فوج کو تو نہیں کہہ رہے کہ میں لیکن عمران خان نے مطالبہ کیا ہے نئے آرمی چیف سے اور عدالت سے وہ مداخلت کریں. یہ کہاں کی سیاست؟ کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی مداخلت کے لیے نہیں کہا. انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کے لیے کہا. ان کے نزدیک وہ ہے کہ جب 62% پاکستان کی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور KP کے جو 11-12% پاکستان کا ٹوٹ جائیں گی تو یہ پھر کرواتے ہیں. خود ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں نا اس طرح. تو یہ اس وقت استحکام ہے. اگر یہ حکومت 8 مہینے چل گئی تو پھر آپ کو کچھ نہیں بچے گا. سر دو صوبے اس وقت سیلابی پانی میں، اس پانی کو نہیں نکالا جا رہا تو الیکشن کیسے ممکن ہوگی؟ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہ دیکھ کر. میں موجودہ یہاں کی حکومت سے اپیل کروں گا کہ جب جرمن سفیر کو میں نے وہاں کل چیزیں بانٹتے ہوئے دیکھا اور کسی ان کے وزیر کو نہیں دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. سیلاب کے لیے انہوں نے کیا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشنز کروانے سے سیلابی صورتحال بہتر ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی. تھینک یو سر.